Dear students, today we will cover the topic order of convergence. Now what is order of convergence? देखिए बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड ही एक टर्म है और हम बहुत से न्यूमेरिकल मेथड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस्ड बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, secant method. So there are so many numerical methods. अब हम इन्हीं मेथड से रिलेटेड एक टर्म को डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. देखिए स्टूडेंट्स, आपने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा. फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है x क्यूब माइनस 9x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0. यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. आप इस इक्वेशन को किसी भी न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इसको बाइसेक्शन से मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपने देखा था कि वहां हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नियर अबाउट 12 to 15 स्टेप्स जो हैं हमें करने पड़े थे. वी नीड नियर अबाउट 12 to 15 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. बट व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड, जब हम इसी इक्वेशन को रेगुलर फॉल्सी मेथड से करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. हमारा क्वेश्चन जो है वो नियर अबाउट 5 to 8 स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाता है. ओके, सिमिलरली अगर मैं न्यूटन रेफसन मेथड की बात करूं तो न्यूटन रेफसन मेथड सेम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 to 6 स्टेप्स लेगा और समटाइम्स इट गिव्स अस आंसर इवन एट 3rd स्टेप. तो आप देख रहे हो कि सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स को कि उन्हें नीड है. दे रिक्वायर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स. सो देयर इज समथिंग, हर मेथड में डिफरेंट कुछ है. सेम इक्वेशन के लिए कोई कम टाइम ले रहा है, कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है. सो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम इन न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं, हमने इन मेथड्स में थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था कि आपका जो रूट होता है, जो आंसर हमें इन मेथड्स की हेल्प से मिलते हैं, जो रूट्स हमें मिलते हैं वो रूट्स कैसे हैं? अप्रोक्सीमेट रूट्स हैं. एग्जैक्ट रूट्स हमें इन मेथड्स की हेल्प से नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी इक्वेशन f of x is equals to 0 सॉल्व करनी है. सपोज इस इक्वेशन का रूट क्या है? अल्फा. मीन्स अल्फा जो है वो इसका एक रूट होना चाहिए, एग्जैक्ट रूट है. बट हमें पता है कि इन मेथड्स की हेल्प से हमें जो रूट मिलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं मिलते. हमें जो रूट मिलेगा वो अल्फा के नियर बाय कहीं मिलेगा बट एग्जैक्ट अल्फा हमें नहीं मिलता. मीन्स इन मेथड्स में जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा. अब देखिए हम उस एरर से ही ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को रिलेट करते हैं. आपको पता है जब भी आप कोई मेथड यूज करते हो तो आप कोई ना कोई इनिशियल कंडीशंस लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड के लिए आपको इनिशियली एक इंटरवल चूज करना पड़ता है जिस इंटरवल में आपका रूट होगा सपोज x0 टू x1. फिर आप क्या करते हो? इस इंटरवल को बाइसेक्ट करके x2 निकालते हो, फिर इसको बाइसेक्ट करके x3 एंड सो ऑन. यू नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. आप जब सॉल्व करते हो तो आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं और उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप धीरे धीरे अपने रूट को अप्रोच करते रहते हो. सिमिलरली रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी आप स्टार्ट क्या करते हो? एक इंटरवल से स्टार्ट करते हो. वो इंटरवल आपको स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से अप्रोच करती रहती है, आपके रूट के क्लोज लेके जाती रहती है. इसी तरह से जो न्यूटन रेफसन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड में आप क्या करते हो? कोई एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हो और टेंजेंट्स की हेल्प से आप अपने रूट को अप्रोच करते हो. तो देखिए क्या है, बेसिकली क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी मेथड जनरल ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बाइसेक्शन मेथड की बात करूं अगर, तो फर्स्ट स्टेप पे आपने शुरू कहाँ से किया था? x0 और x1 से. नेक्स्ट स्टेप पे आप कहाँ हो? x2 पे, फिर x3 पे, फिर x4 पे. तो आप क्या कर रहे हो? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट कर रहे हो. आप सक्सेसिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, आप एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते करते अपने रूट को अप्रोच कर रहे हो, अपने रूट के क्लोज जा रहे हो. बट अगर मैं यहाँ एक चीज देखूं, देखिए आप स्टार्टिंग में x0 पे थे
आपका रूट कहाँ था, अल्फा। तो आप हो यहां, आपको जाना है यहां तक, रूट तक जाना है, तो कितना डिफरेंस है, ये वाला गैप। तो ये क्या है, आपका एरर है, मतलब आपके एग्जैक्ट आंसर तक जाने के लिए आपको इस डिस्टेंस को कवर करना होगा। तो बेसिकली मैं इसको क्या कहूंगी, एरर फर्स्ट स्टेप पे है ना, अभी आपने शुरू ही किया जस्ट। फिर आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, फॉर एग्जांपल x1। अब एरर कितना हो गया, यहां से यहां तक। पहले एरर इतना था, नेक्स्ट स्टेप में एरर क्या हो गया, कम हो गया। तो हर स्टेप पे आपका एरर क्या होता है, कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप x2 लोगे, देन द एरर विल बी दिस मच। नेक्स्ट स्टेप इज x3, एरर विल गेट रिड्यूस्ड मोर, आपका एरर और कम हो गया। करते करते आपका एरर क्या हो जाता है, स्मॉल होता जाएगा। तो देखिए हम एरर्स की हेल्प से ही ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब मैं इतने सारे पॉइंट्स लिखने की बजाय कोई भी जनरल 2 पॉइंट्स लिख रही हूं, एक ith स्टेप और एक उससे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या है, i+1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं तो ये i है आपका, और ये क्या है, i+1th स्टेप है। तो देखिए हम एक जनरल से रिप्रेजेंटेशन यहां लिखेंगे। जनरली हमने लिया, सपोज दिस इज द एग्जैक्ट रूट अल्फा, जहां हमें विच इज आवर डेस्टिनेशन, जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमें जहां तक पहुंचना है। एंड दिस इज आर एनी स्टेप, सपोज ith स्टेप ये आपका है। तो देखिए आपका एरर कितना है, इस स्टेप पे अल्फा और इसके बीच का डिफरेंस मीन्स xi माइनस, अगर मैं अल्फा कर दूं तो मुझे एरर मिल जाएगा एट ith स्टेप, कि मैं ith स्टेप पे अपने रूट से कितना दूर हूं, है ना। तो ये जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या देगा, एरर की वैल्यू देगा। सिमिलरली आपने नेक्स्ट स्टेप किया, अपना फॉर्मूला अप्लाई किया किसी भी मेथड का, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए एरर कितना रह गया, अब ये वाला गैप एरर है आपका। तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूं, xi+1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ei+1 मीन्स एरर एट i+1th स्टेप। सो आप देखिए डिफरेंट स्टेप्स में जो एरर है वो डिफरेंट है। आपका हर स्टेप के लिए एरर जो है वो कम होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मतलब आप अपने रूट को अप्रोच करते जा रहे हो, एरर कम होता जा रहा है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करूं तो देखिए क्या है, अगर मैं कहूं कि न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो बड़ा फास्टली आंसर्स देता है, और जो बाइसेक्शन मेथड है दैट इज वेरी स्लो, वो हमें काफी स्टेप्स लेता है, काफी टाइम लेता है रूट तक जाने के लिए। तो हर मेथड का रूट को अप्रोक्सीमेट करने का जो टाइम है, जो प्रोसेस है, दैट इज टेकिंग डिफरेंट टाइम। अगर मैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करूं तो क्या होगा, द रेट or the order at which a method or at which these successive approximations are approaching the root is called order of convergence। means वो rate, वो speed जो एक method अपने root तक जाने के लिए लेता है, that is called its order। और हम इस order को जो है numerical methods के लिए हम इन orders जो को है वो errors की term में define करते हैं। तो देखिए एरर की टर्म में आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, हमने क्या किया, 2 स्टेप्स लिए, वन इज ith स्टेप, अनदर इज i+1th स्टेप। तो ith स्टेप में एरर कितना है, ei, और i+1th स्टेप का एरर कितना है, ei+1। तो आप देखिए एरर्स डिफरेंट हैं। हम इन एरर्स के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन डिफाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें उस मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाता है। तो देखिए अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि i+1th स्टेप पे जो एरर है मींस ei+1, एंड जो एरर ith स्टेप पे है दैट रेज टू पावर p शुड बी लेस देन इक्वल टू k, एंड वेयर i अप्रोचेस टू infinity means I is very large, your I is very large। तो आप क्या देखते हो, या मैं यहां से क्या कह सकती हूं कि i+1th स्टेप का जो एरर है और जो ith स्टेप का एरर है, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, इनके बीच में जो भी प्रोपोर्शनैलिटी रेशो है, आप देख सकते हो कि i+1th स्टेप के एरर में और ith स्टेप के एरर में एक प्रोपोर्शनैलिटी रेशो है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो जो ये एरर्स के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होगा, ये किसको डिफाइन करता है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को। तो आप इस जो टर्म P को है, ये टर्म P क्या कहलाती है? उस पर्टिकुलर मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो क्या कहते हैं हम अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें कि EI प्लस 1th रेशो विद EI रेज टू पावर P शुड बी लेस देन इक्वल टू K, वेयर K इज अ फाइनाइट नंबर। अब देखिए P की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को होल्ड, जिसके लिए इक्वेशन होल्ड करती हो, बट आप P की कौन सी वैल्यू चूज करते हो? विच वन इज लार्जेस्ट? मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P, दैट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P for which this equation holds is called the order of convergence of that particular method। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल सी टर्म्स में कि जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमें पहले स्टेप के एरर में और जो नेक्स्ट स्टेप है उसके एरर के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो हम डिफाइन करते हैं, और उस प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन की हेल्प से ही हम अपने मेथड के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो देखिए जब आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट मेथड्स का, तो वहां भी हम लोग एरर की टर्म्स में ही इसको फाइंड आउट करेंगे, और आप वहां देखोगे आपको डायरेक्टली वहां पे P की वैल्यूज मिलेंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए अब हम कुछ मेथड्स के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड, if we say that the order of convergence of a method is P, okay, if we are saying that P is the order of convergence of a method, then physically what does it mean? It means if a method is giving 2 point up to 2 decimals right answer, then in next step how many number of decimal, how many number of significant figures get increased? Okay, if I say a method is of order P, एक method का order of convergence P है, what does it mean? कि ये जो method है, the number of significant figures in each iteration get P times increased। मीन्स अगर आप देखिए अभी हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, और आप देखोगे कि न्यूटन रेफसन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 2। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 2 का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट स्टेप किया, आपका जो आंसर है वो फर्स्ट 1 डेसिमल तक करेक्ट आ रहा है। आपने सेकंड स्टेप किया, आपका आंसर की जो एक्यूरेसी है वो डबल हो जाएगी, आपको डबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल जाएंगे, मतलब आपके 2 डेसिमल तक आंसर करेक्ट आ जाएगा। आप थर्ड स्टेप करोगे, आपकी जो ये एग्जैक्टनेस है डेसिमल के बाद इट गेट डबल्ड, आपको 4 डेसिमल्स तक अप्रोक्सीमेटली आंसर एग्जैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट डज दिस P इज रिप्रेजेंटिंग? It is representing the number of significant figures, the number of significant places increased at each step. Okay. Now students, we will discuss we will derive the order of convergence of Newton-Raphson method. हम complete process discuss करेंगे। देखिए आपको पता है हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सपोज दिस इज एन इक्वेशन विच यू हैव टू सॉल्व, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड लेट अल्फा बी इट्स एग्जैक्ट रूट। अल्फा जो है इसका एग्जैक्ट रूट है, तो दिस इज अल्फा। ओके, दिस इज योर अल्फा। आपको पता है अगर अल्फा उस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट है तो अल्फा क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जब मैं एफ ऑफ अल्फा लिखूंगी दैट विल बी 0। फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे कैसी होगी? 0। आपने कोई भी ith स्टेप किया, आपका एरर कितना है ये, और आप एरर कैसे फाइंड आउट करते हो? यू नो एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ई आई। आपने नेक्स्ट स्टेप किया i प्लस 1th, तो यहाँ पे आपका एरर कितना रह गया? ये वाला गैप। तो इट कुड बी फाइंड आउट यूजिंग एक्स आई प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ई आई प्लस 1, मीन्स एरर एट i प्लस 1th स्टेप। अब देखिए आपको जब भी किसी भी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो आप क्या करते हो? उस मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। तो न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई। ओके, अब देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मुझे इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करना है, बट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी? ei plus 1 upon ei raised to power p should be less than equal to k, and where I approaches to
इंफिनिटी। सो जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसकी टर्म्स में डिफाइंड है, एरर्स की टर्म्स में, बट यहाँ पे एरर के लिए कोई भी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गिवन इक्वेशन को एरर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां से क्लियर है, आप xi को कैसे लिख सकते हो, xi कुड बी रिटन एज ei प्लस एल्फा एंड xi प्लस 1 कैन बी रिटन एज ei प्लस 1 प्लस एल्फा। ओके, so we have expressions of x in terms of I. We will replace, put all these values here. So we have xi plus 1 is equals to ei plus 1 plus alpha is equals to xi is ei plus alpha minus f of xi means function की value at xi, value of function at xi means ei plus alpha divided by f dash xi means ei plus alpha. Now you can see that alpha get cancelled from both sides, so we have removed this term. Now there are two terms, f of ei plus alpha and f dash of ei plus alpha. Now we will expand both of these terms by using Taylor's expansion. Okay, we will use Taylor's expansion here. So what will be the terms? हम लोग Taylor expansion से इन्हें open करेंगे and what we will get is ei minus f of ei plus alpha means f of alpha plus ei f dash alpha plus ei square upon 2 factorial into f double dash alpha and continuing like this and so on. Now the denominator is f dash. Okay, students notice that यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑलरेडी मिल रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन जो था वो सिंपल था। तो जब आप यहाँ पे टेलर्स एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट स्टेप में ही आपके साथ क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव की टर्म आ जाएगी, एफ डैश एल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश एल्फा प्लस ई आई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एल्फा एंड सो ऑन. ओके, now we have already noticed this, that alpha is the exact root of this equation. So at this point function will acquire 0 value, means alpha पे function की value कैसी होगी, 0. तो it means f of alpha जो है that is equal to 0. So we can neglect it from here. ये value आप जब put करोगे ये 0 हो जाएगा. So this term is removed. Now students, we know that if a term is very small and we take its higher powers, एक छोटे नंबर की आप higher powers अगर करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, और भी small हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जो error ei है we know that it is a small number. तो जब आप उसको उसके higher powers हैं आप उन्हें क्या कर सकते हो, उन्हें neglect कर सकते हो, क्योंकि वो terms क्या हैं, और भी स्मॉल हो जाएंगी. और हम यहाँ से सेकेंड पावर रिमूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें फिर हमारे पास जस्ट एक सिंगल टर्म रह जाएगी. तो कैलकुलेशंस के लिए हमने एक टर्म को एटलीस्ट दो टर्म्स यहाँ पे रखे हैं ताकि हम इसको फर्दर डिराइव कर सके. देखिए 2 फैक्टोरियल मीन्स 2. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर में आप एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा, देखिए ये एलसीएम लेने से ये आपका जो 2 है यहाँ आ जाएगा एंड दिस 2 विल गेट टू द denominator term. Okay, 2 is now here. Now we will take LCM of this. This is numerator, this is denominator. Take LCM of this term. जब आप LCM लोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके एज इट इज ये टर्म रहेगी 2 टाइम्स एफ डैश एल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश एल्फा एंड न्यूमिनेटर विल बी ई आई विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म्स 2 टाइम्स ei f dash alpha plus ei square. We are just taking LCM of it. हम सिर्फ LCM ले रहे हैं. और ये जो माइनस साइन है ये अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ अप्लाई हो जाएगा. -2ei f dash alpha माइनस ei square f डबल डैश एल्फा, ei square f डबल डैश एल्फा. आपने जस्ट क्या किया है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया है. देखिए ये टर्म ei f डैश एल्फा, ei f डैश एल्फा, ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में कैंसिल हो रही हैं. और अगर आप देखो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी आर राइटिंग इट लाइक
ई आई प्लस 1, क्या रह गया हमारे पास सिर्फ न्यूमिनेटर में क्या है, ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा माइनस ई आई स्क्वायर f double dash, and we are taking LCM here is 2. okay, it means 2 times ei square f dash alpha minus ei square f dash alpha. We will just left with ei square f double dash alpha divided by 2 times f dash alpha plus ei f double dash alpha. okay, so now I am rubbing all this. So students, we are left with a numerator term and a denominator term. I am writing it again as ei square upon 2 into f double dash alpha. और देखिए हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में से f dash alpha कॉमन ले रहे हैं. वी आर टेकिंग कॉमन f dash alpha, देन इट विल बी 1 plus ei f double dash alpha upon f dash alpha. We have just taken this term outside, हमने सिर्फ इसको कॉमन लिया है. देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपकी जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको हम उसका इनवर्स लेंगे. उसको आप कैसे लिख सकते हो, इस टर्म को, ये ऊपर चले जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 मीन्स 1 प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा होल रेज टू पावर -1. मीन्स इस ब्रैकेट की जो पावर है दैट इज -1. और अब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं. क्या होगा, देखिए हम इसको ओपन करेंगे, इट विल बी ई आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा इंटू 1 माइनस ई आई एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा. फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इस टर्म का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. और आप देखिए ई आई का स्क्वायर हो जाएगा. ई आई आपको पता है एक स्मॉल क्वांटिटी है, आप उसका स्क्वायर करोगे वो और स्मॉल हो जाएगी. तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज इन स्क्वेयरिंग ऑफ एरर. ओके, तो हम उसको क्या कर देंगे, वो काफी स्मॉल टर्म है तो वी विल निग्लेक्ट दैट, हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए. ये टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस सेकेंड टर्म से. तो ये क्या बनेगा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा ई आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा माइनस द पॉइंट इज हियर, जब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आप e की पावर क्या जा रही है 3. इट इज ई आई क्यूब अपॉन 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फा स्क्वायर अपॉन एफ डैश अल्फा स्क्वायर. तो आप क्या नोट कर रहे हो कि जब आपने इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो e की पावर्स है वो किस में जा रही है, क्यूब में. और आपको पता है e तो बहुत स्मॉल है, जब आप उसका क्यूब करोगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा. और अगर वो नंबर इतना स्मॉल हो चुका है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बना, अगर मैं इसको रीराइट करूं, ई आई प्लस 1 इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा. ओके, आपको पता है देखिए कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये क्या होगा 2x. ओके, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसको फाइंड आउट करूंगी तो इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म. यही चीज हमने यहाँ के डेरिवेटिव्स क्या किए, किसी पॉइंट पे फाइंड आउट किए हैं. तो ये नंबर भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा और 2 भी क्या है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट्स को डिवाइड करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, वो अगेन क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इन सभी टर्म्स की जगह एक कांस्टेंट लिख दिया दैट इज k एंड इट इज ई आई स्क्वायर. फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, ई आई प्लस 1 अपॉन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू k एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. आपको अगर रिमाइंड हो तो ई आई प्लस 1 अपॉन ई आई रेज टू पावर p शुड बी लेस देन इक्वल टू k एंड वी गॉट आवर p एज 2. हमें न्यूटन रेफसन मेथड के केस में जो p की वैल्यू है वो कितनी मिली है, 2 है. इट मीन्स जो न्यूटन रेफसन मेथड है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, 2 है. ओके, और ये हमने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था
कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 का मतलब क्या है कि हर स्टेप पे आपकी जो एक्यूरेसी है, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो आपके डबल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने न्यूटन रेफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा है। इसी तरह से आप बाकी मेथड्स के भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हो। रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है, एरर्स में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। आप इन्हें ट्राई कीजिए। थैंक यू।